हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। इस वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 1764 में हुई थी। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, और अगला नवाब भी मीर जाफर को बना दिया था। मीर जाफर सिर्फ एक पपेट किंग बन के रह गया था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के ऑर्डर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के डिमांड्स को ही फुलफिल कर रहा था, लेकिन इनकी डिमांड्स थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे तंग होकर मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बुला लिया। उसने सोचा कि दोनों ही कंपनी आपस में लड़ेंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड डच इंडिया कंपनी ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है एक लीडिंग कंपनी बनने का और उभरने का, और अपने सोल्जर्स लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चल दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने सोल्जर्स बुलाए और बहुत ही आसानी से ब्रिटिशर्स जीत गए इन दी बैटल ऑफ चिनसुरा 1759, जो कि कोलकाता के पास हुई। ये सब देखकर ब्रिटिशर्स मीर जाफर के पास गए, ये कहने लगे कि हमने तुझे नवाब बनाया और तूने ही डच को बुला के हम पर अटैक करवा दिया। अब हम तुझे नवाब तो नहीं रहने देंगे। और मीर जाफर के ही सन इन लॉ मीर कासिम से पूछा कि हमारी बात मानेगा, और नवाब बनने के लिए उसने कहा हाँ बिल्कुल मानूंगा, और उसको नया पपेट किंग बना दिया। अब मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स फुलफिल करने लगा। वो उसको भी सारा पैसा देना पड़ा, टैक्स फ्री ट्रेड करवाने पड़े, और ऐसे ही डिमांड फुलफिल करते करते उसने सोचा कि मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरा सारा खजाना, बंगाल का सारा खजाना खाली ही हो जाएगा। इतने में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चले जाते हैं 1765 में, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स और इंटरफेरेंस बढ़ती ही रहती है। इसे देखकर मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर फोर्ट शिफ्ट कर लूँ। थोड़ा डिस्टेंस भी रहेगा, थोड़ा दूर भी रहेगा, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल भी कर पाऊंगा और इंटरफेरेंस भी कम रहेगी। तो उसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर फोर्ट शिफ्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम बस ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्स पे नहीं करती थी, एंड लोकल ट्रेडर्स को 40% टैक्स पे करना था। जो जहांगीर ने जो फारूक शियार ने एक फरमान निकाला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको 40% टैक्स पे करना था, तो एक अनफेयर ट्रेड होता था और कंपटीशन अनफेयर होता था। उनके जो सामान होते थे वो कॉस्टली होते थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। तो इसको देखते मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना मैं जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी टैक्स फ्री कर दूं। तो उसने नो टैक्स कर दिया, ज़ीरो टैक्स कर दिया। इस डिसीजन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत गुस्से में हो गई, क्योंकि उनका जो कंपटीशन था वो अब बढ़ गया। इसके बाद मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी बैटल्स हुई और सब में ही मीर कासिम बहुत बुरी तरह हारा। इस हार को लेकर मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दीन के पास जाता है मदद के लिए। शुजाउद्दीन कहता है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साथ में लड़ूंगा। ये देखकर शाह आलम टू, जो कि मुगल के उस टाइम पे जो एम्परर थे, वो कहते हैं कि ठीक है मैं भी इस बैटल में मैं भी शामिल होऊंगा। तो मीर कासिम, शुजाउद्दीन और शाह आलम टू तीनों ही अपनी आर्मीज लेकर 40,000 सोल्जर्स लेकर बक्सर जाते हैं, जो कि आज के बिहार में, लेकिन उस टाइम वो बंगाल का ही पार्ट था। बक्सर जाते हैं और वहां से ब्रिटिशर्स की आर्मी आती है। फिर वहां पर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, जो कि कुछ घंटों की ही बैटल होती है, कुछ घंटों की लड़ाई होती है जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से जीत जाते हैं। इस ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होती है उनको जो लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, और बहुत आसानी से जीत जाते हैं, और मीर कासिम वहां से भाग निकलते हैं, और बाकी जो नवाब ऑफ अवध है और शाह आलम टू, वो दोनों ही सरेंडर कर देते हैं। तभी रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से वापस आ जाते हैं 1765 में, और वो कहते हैं कि ठीक है इन सबको इलाहाबाद बुलाते हैं और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन करते हैं। तो वहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं अब हमारा कंट्रोल हो गया है अवध में, लेकिन मैं शुजाउद्दीन जो कि नवाब है अवध का उसको वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके रिटर्न में चाहिए कोरा एंड इलाहाबाद। साथ में जो भी इस लड़ाई में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी चाहिए, क्योंकि वो सारा ब्लेम शुजाउद्दीन पे डाल देता है। और शुजाउद्दीन नवाब के लिए अब
नवाब बनने के लिए अवध का और अवध को वापस करने के लिए इस चीज़ को मान जाता है। साथ में ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि आप आर्मी नहीं रखेंगे और आपकी प्रोटेक्शन दी जाएगी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अवध को प्रोटेक्ट करेगी और उसके बदले में वो उनसे पैसे लेगी प्रोटेक्शन के। और शाह आलम टू को कहती है कि ठीक है, हम आपको कोरा एंड इलाहाबाद दे देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमको दीवानी राइट्स चाहिए बंगाल, ओडिशा और बिहार के। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्टिंग राइट्स, यानी कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिहार, ओडिशा और बंगाल के जो भी लोकल ट्रेडर्स हैं उनसे जो भी टैक्स लेना होता है वो कलेक्ट करेगी और वो अपने पास रखेगी। तो ये थी बैटल ऑफ बक्सर की स्टोरी, कि कैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ एक ट्रेड करने आती है, सिर्फ कुछ प्रॉफिट कमाने आती है, और वो कैसे एक बैटल में रहती है, बैटल जीत जाती है और वहाँ पे कि जो टैक्स है वो भी कलेक्ट करने लगती है और रेवेन्यू में एक अपना शेयर करती है। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एंड काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।